चलिए तो एग्जांपल्स, ओहो इतना मोटा, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। वही कॉफिशिएंट फाइंडिंग वाले पे, एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, हर बार जीरो बाई जीरो की फॉर्म या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की फॉर्म है, ये भी ज़रूरी नहीं है। जैसे ये फॉर्म देखिए आप, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ये इक्वल टू आपको 7 दिया है, देन फाइंड ए एंड बी, ये आपको फाइंड करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। देखिए इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का एस एच एक ही तरीका है, या तो आप सीरीज बना दो, है ना, या तो सीरीज बना दो आप इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट में, एक तरीका ये, या फिर इनफाइनाइट इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पर वैसा किया जा सकता है एक्चुअली। कैसे किया जा सकता है इसको, रैशनलाइज अगर अपन कर दे तो पहले तो रैशनलाइज वाला तरीका देख लेते हैं, है ना। रैशनलाइज करते ही क्या होता है, ये भी इनफाइनाइट है, इसको इसी के ही मतलब फ्रैक्शनल, मतलब क्या उसका फैक्टराइजेशन से जब इसके ही वो इनवर्स फैक्टर उससे मल्टीप्लाइड इसके को जब किया जाएगा तो होगा क्या ना, रहेगा तो वो भी इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट, एक नीचे इनफाइनाइट एक और क्रिएट हो जाता है, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म बन जाती है। तो अगर इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी, और इसका एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी और अपॉन में भी एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा आपके पास इसका स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ओपन करके ही लिखते हैं ना सीधा। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए अगर ये एक्चुअली फाइनाइट लिमिट है ना सच में, तो पहले मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्लब कर लेता हूँ, ये एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, वन माइनस ए स्क्वायर। तो मैं आंसर देना इसका, एक्स का कोफिशिएंट क्लब कर लेता हूँ फोर, इधर से माइनस टू ए बी और ये माइनस बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्लब करेंगे। देखिए इसकी अगर देखो यहाँ पे इसके बारे में, चलो इसकी इफेक्टिव डिग्री कितनी है, देखो अगर मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक्स स्क्वायर लूंगा यहाँ से कॉमन, एक्स इन्फिनिटी है, ये जीरो नहीं है, एक्स इन्फिनिटी है, तो मैं x अगर यहाँ से कॉमन ले लूँ तो x कॉमन लेंगे, या फिर इसकी इफेक्टिव डिग्री अगर देखा जाएगा रूट वाले की इफेक्टिव डिग्री इसकी वन निकलेगी, एक्स स्क्वायर की पावर वन अपॉइंट टू, तो इसको पूरे को रिप्लेस किया जा सकता है x से, ये मैं बता चुका हूँ। इसको पूरे को रिप्लेस किया, रिप्लेसमेंट होगा ना, इस पूरे का रिप्लेसमेंट किया जा सकता है x से, और ये तो एज इट इज रहेगा, या तो वैसे कर लो, या फिर x कॉमन लिया, फोर अपॉन एक्स बचेगा, मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, x बाहर आएगा, फोर अपॉन एक्स, उसको लिमिट अप्लाई कर दी तो वो जीरो हो जाएगा, तो x इंटू अंडर रूट वन बचेगा। तो उस तरीके से x इसका बाहर आएगा और ये ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये हुआ। और अब मेरे पास देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर वन माइनस ए स्क्वायर, याद रखिएगा इसकी लिमिट सेवन दी है उसने, टू ए बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये x वन प्लस ए प्लस बी। अब आप बताओ अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू सेवन है या फिर कोई फाइनाइट नंबर है, तो फिर बताओ दीदी क्या क्या जीरो होगा, क्या क्या जीरो होगा, बताओ। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर नहीं, मतलब नहीं, वन एक्स माइनस स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉन जीरो क्वांटिटी हो गया तो फिर इसका एक्स कैंसिल नहीं हो पाएगा नीचे से, और फिर आंसर इनफाइनाइट चला जाएगा, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी चला जाएगा। इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो जीरो पक्का है, तो ए स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये तो पक्का जीरो है ना, ए स्क्वायर माइनस वन दैट इज, ये तो पक्का जीरो हो गया पहला। दूसरा, अच्छा यहाँ से कांस्टेंट भी नहीं हो सकता है, ये कांस्टेंट, एक मिनट, ये कांस्टेंट तो हो सकता है,
एक मिनट रुको। अब यहाँ पर समस्या क्या है ना, अगर देखो x आपका इन्फिनिटी पे ट्रेंड है तो ये तो खत्म हो गया। अब इसके साथ में लिखो इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 0, a आपका या तो निकालेंगे तो a आपका प्लस माइनस 1 में से कुछ एक होगा। क्या होगा वो अभी देख लेते हैं। ये x 4 माइनस 2 अभी ध्यान रहे, ये आपका एक फाइनाइट नंबर है, बी स्क्वायर अपॉन एक्स ए प्लस 1। अगर आप अपने कंसेप्ट पे चल रहे हो ना, आप गलत हो ही नहीं सकते। आप देखो दीदी, अगर x में कॉमन लेता हूँ तो x ये एक फाइनाइट नंबर बच जाएगा, यहाँ x की लिमिट लगकर ये तो जीरो खत्म। सिमिलरली x ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से ये बन जाएगा a प्लस 1, और यहाँ पर x की लिमिट लग के b बाई एक्स ये भी खत्म, क्योंकि x आपका इन्फिनिटी है, आई एम सॉरी, x आपका इन्फिनिटी है। अब यहाँ समस्या देखो क्या है कि अगर मेरे पास, इसको मैं वैसे भी कर सकता था कि डोमिनेटिंग टर्म कौन सी है, तो मैं इस पूरे को वैसे भी लिख सकता था, या तो डोमिनेटिंग टर्म से या फिर इधर लिमिट अप्लाई करके वैसे भी देख लो। तो कुल मिलाकर के मेरे पास ये आएगा 4 माइनस 2ab अपॉन a प्लस 1, यही आएगा। बोलिए यही आएगा, और तो कुछ आ नहीं सकता। x को अगर मैं कैंसिल करूंगा तो यही तो आएगा। हाँ अब देखो यहाँ पे समस्या क्या है ना, यहाँ से एक देखो इधर, पहली चीज a आपका -1 नहीं हो सकता, a आप -1 नहीं हो सकता ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ए अब -1 नहीं हो सकता, अब ए को +1 ही होना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा दिस थिंग इक्वल टू 7 जरूरी है। अब क्यों? क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू यही है, लिमिटिंग वैल्यू जो भी क्रिएट होगी यहीं से क्रिएट होगी, और ये इसने 7 दे रखी है, इसका मतलब इसको 7 होना अब जरूरी है। तो यहां से मेरे पास दो कंक्लूजन है। क्या चीज? पहला तो a प्लस 1 इज, सॉरी, a इज नॉट इक्वल टू -1। पहला तो a इज नॉट इक्वल टू -1, -1 नहीं है, इसका मतलब क्या है, a इक्वल टू 1 होगा। दूसरा दिस थिंग मतलब 4 माइनस 2ab अपॉन a प्लस 1 इक्वल टू 7 होगा। और यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू रख देता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 4 माइनस 2b अपॉन 2 इक्वल टू 7। तो ये मेरे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस बी इक्वल टू 7। तो b इक्वल टू आई थिंक मेरे पास माइनस का 5 आ जाएगा। यस, b इक्वल टू माइनस का 5 आ जाएगा। b इक्वल टू मेरे पास माइनस का, एक मिनट, कहीं कुछ गलती करी भाई, 7 था, ठीक है, माइनस ये मेरे पास मैंने कॉफिशेंट कलेक्ट करने में कुछ गलती करी है। x ये था, यहाँ पे ये x ये माइनस है ना, यहाँ पे ये गलती करी, यहाँ पे ये x जो है अगर मैं कॉमन लूँगा तो ये -2ab और ये प्लस का 4, नहीं ये भी ठीक है, ये -2ab प्लस का 4 ये भी ठीक है। हाँ तो ठीक है ना, x b इक्वल टू -5 ही है, ठीक है, चलिए जो भी है। चलिए, क्लियर है आपको? आगे देखते हैं। हाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो हम देख रहे हैं। क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, देखिए। हाँ, मतलब अब एक्चुअली लिमिट निकालने की, एस्टिमेट करने की, लिमिट से रिलेटेड सारी थ्योरी एक्चुअली अब कंप्लीट हो गई है। अब ये कुछ वो चीज़ें हैं, है ना, मतलब एप्लीकेशन ऑफ लिमिट होता है ना, मतलब लिमिट के एप्लीकेशंस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से कई बार आते हैं। देखिए जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,0, मतलब x इक्वल टू 0 रखूंगा तो y भी 0 आएगा। साइन का ग्राफ आप अच्छे से जानते हो, साइन का ग्राफ बना देते हैं, ये 0 से पास होता ही है। तो ये कैसे निकालेंगे आप बता सकती हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालें अब इसकी? कोई तरीका आपके दिमाग में हो? ये है 0,0, बताओ कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? नहीं आता? डिफरेंशिएट बस ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम? y माइनस वाई वन इक्वल टू m, x माइनस x1, और x माइनस x1, ये m जो होता है, m को निकालने का तरीका तो मैंने आपको बताया हुआ है, कर्वेटरी के में बताया हुआ है। तो m क्या होता है? यस, dy बाई डी एक्स निकाल दो फंक्शन का, और उसको
जो गिवन पॉइंट है उससे सेटिस्फाइड करा दो 0,0 से। जैसे यहाँ पर मतलब x की या y की जो भी वैल्यू, x की वैल्यू तो x की जगह 0, y की वैल्यू तो y की जगह 0, जो भी पॉइंट होता है उससे सेटिस्फाइड करा देते हैं। तो m कितना आएगा, ये है मेरे पास y, तो y है मेरे पास sin x, तो dy by dx, ये तो सिंपल ही है, dy by dx दैट इज इक्वल टू cos x। रही बात m की, तो x इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो m कितना आ जाएगा यहाँ से, m आ जाएगा cos 0 इक्वल टू 1। तो मेरे पास क्या आई लाइन की इक्वेशन, y माइनस 0 इक्वल टू एक्स माइनस 0, और m की जगह 1 रख देता हूँ, तो मेरे पास आ गया y इक्वल टू एक्स। अब देखिए आपने, अभी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, बचपन में कई बार बच्चों को पढ़ाया जाता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कि किसी पॉइंट पर टच करने वाली लाइन जो होती है उस कर्व की उस पॉइंट पर टेंजेंट होती है। तो एक्चुअली ये सही डेफिनेशन नहीं है। टेंजेंट आपको आपकी जो होती है वो इंटरसेक्ट भी कर सकती है। जैसे अगर मैं y इक्वल टू एक्स लाइन अगर मैं बनाऊं, इस कर्व में तो नहीं बना पाऊंगा, मैं नया पेज ओपन कर लेता हूँ। ये सपोज ये मेरे पास साइन वेव है, ये साइन वेव है ना, जितना ज़रूरी है उतना ही पार्ट बनाते हैं। ये आपके पास साइन वेव है। अब आप अगर इसकी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स है तो भाई वो तो ये ऐसी कुछ है ना। हालांकि पहले मुझे ज़्यादा अच्छा होगा, पहले मैं y इक्वल टू एक्स लाइन बना दूँ। ये है मेरे पास y इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है ना। और मेरे पास साइन वेव की बात करूँ तो वो कुछ ऐसी आती है, ऐसा ऐसी कुछ आती है। सिमिलरली इधर भी कुछ ऐसे, और ये इधर ऐसा ये आती है। ये है मेरे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये टेंजेंट है मेरी x इक्वल टू 0, 0,0 पे। ये लाइन की जो इक्वेशन है, यस ये लाइन की इक्वेशन है मेरे पास, y इक्वल टू एक्स, ये लाइन की इक्वेशन है मेरे पास। तो अब इस ग्राफ के थ्रू अगर मैं देखूं, ठीक है ना, देखिए मतलब मेरा साइन एक्स जो है, साइन एक्स का ग्राफ इधर की तरफ देखिएगा, साइन एक्स मेरा छोटा होता है एक्स से, कब, जब एक्स मेरा पॉजिटिव है। सिमिलरली साइन एक्स ये मेरा बड़ा हो जाएगा एक्स से, कब, जब एक्स मेरा नेगेटिव है। अब अगर मैं इधर देखो, नेगेटिव में ये बड़ा हो जा रहा है, नेगेटिव में बड़ा हो जाएगा, तो अगर मैं न्यूमेरिकली बात करूं ना, न्यूमेरिकली दोनों का न्यूमेरिकली बात करूं, तो मॉड एक्स मेरा हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि न्यूमेरिकली बड़े होने का मतलब क्या है कि ये y इक्वल टू माइनस एक्स जो है आपका -1 से बड़ा है। -1 से बड़ा अगर y इक्वल टू एक्स है तो कितना होगा, -2 -3 -4। और अगर मैं न्यूमेरिक देखूं तो इसकी जो मॉड वैल्यू है वो 0 से -1 तक हो सकती है, और इसकी तो मॉड वैल्यू आपकी -इनफाइनाइट तक कहीं भी जा सकती है। तो मॉड वैल्यू देखूं तो मॉड वैल्यू में तो हमेशा साइन एक्स ही बड़ा होगा भाई, पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मॉड वैल्यू के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपके पास ये कंडीशन आएगी। और इस तरीके से अगर मैं आपके सामने ये बात करूं कि साइन एक्स अपॉन एक्स ये हमेशा मेरा ग्रेटर देन 1 रहेगा, चाहे एक्स मेरा कुछ भी हो, बट 0 नहीं होना चाहिए, बस। अब आप कहेंगे सर नेगेटिव के लिए, अरे बेटा वो नेगेटिव यहाँ से निकलेगा तो वो यहाँ से भी निकल जाएगा, बात वो यही पढ़ने वाली है। और यही चीज हमने यहाँ पर भी देखी थी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, बस ये 0 पर ट्रेंड कर रहा है, 0 नहीं है। लेफ्ट से आओ चाहे राइट से आओ तब भी ये आपका, आई एम सॉरी मैंने तो गलत लिख दिया, ये 1 से छोटा होगा, आई एम सॉरी, रियली सॉरी, ब्लंडर मिस्टेक, मतलब मैं देखा नहीं उधर, ये 1 से छोटा होगा आपका। अगर एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और इसीलिए हम यहाँ पर इसको हमेशा 1 माइनस बोलते थे। तो यहाँ से देखिए क्या चीज निकल के आती है, अगर आप देखें कि साइन एक्स इक्वल, साइन एक्स इक्वल टू एक्स, ये कब होगा, ओनली व्हेन एक्स इक्वल टू 0 हो जाए। ये मतलब मैं क्या लिख सकता हूं ना, मतलब मेरे पास ये बात हो गई कि साइन एक्स मॉड ऑफ साइन एक्स ऑलवेज बी लेसर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, वेयर इक्विलिटी होल्ड्स फॉर एक्स इक्वल टू 0, या फिर साइन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कब होगा, फॉर एवरी, जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाए। ये ध्यान देने वाली बात है। मतलब साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ समथिंग इक्वल टू आर्ग्यूमेंट, मतलब साइन अपने आर्ग्यूमेंट के बराबर कब होगा, जब आर्ग्यूमेंट 0 हो जाए। कुल मिलाकर के इतनी सारी बात का बस ये एक ही मतलब है। अब क्या इस बात को बताने का मतलब है, सर आपने क्यों बताया, तो आप देखिए मैं क्यों बताया मैंने आपको, ये ध्यान रखिएगा। साइन थीटा इक्वल टू थीटा तभी होगा जब थीटा इक्वल टू 0 हो जाए। इस इक्वेशन का एक ही रूट होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0,
है ना। अब देखिए इसके ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस कई बार जो आए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं क्यों बताया मैंने, देखिए एग्जाम्पल, कई बार ऐसी इक्वेशन आती है, फाइंड द सॉल्यूशन इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब ये इक्वेशन ऐसी हो गई ना, ये सॉल्व नहीं होनी आपसे, कैसे सॉल्व करोगे इसको। तो अगर ये देखिए साइन आर्ग्यूमेंट इक्वल टू आर्ग्यूमेंट, साइन समथिंग इक्वल टू अपना आर्ग्यूमेंट के बराबर है, ये कब हो सकता है, इसका केवल एक ही मतलब है कि x प्लस टू इक्वल टू जीरो हो जाए, मतलब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -2। ठीक है, इसी तरीके से साइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर हो जाए, इसका क्या मतलब है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो, मतलब x आपका क्या होगा 5, कुछ नहीं हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर कभी जीरो हो ही नहीं सकता आपका। तो एक्स आपका, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, अगर वो इमेजिनरी नंबर बोलता है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू आयोटा हो सकता है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 -4, तो उससे समझदार हैं आप लोग। इसी तरीके से अगर एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए, साइन साइन ऑफ पाई एक्स इक्वल टू साइन ऑफ पाई एक्स, अभी भी देखिए आप, तो कंडीशन तो वही है, साइन इट साइन ऑफ आर्ग्यूमेंट इक्वल टू इट्स ऑन आर्ग्यूमेंट। ये कब होगा, जब इसका आर्ग्यूमेंट इक्वल टू जीरो हो जाए, ये इक्वल टू जीरो हो जाए। और ये कब होगा, एक्स का क्या हो सकता है, एक्स आपका कोई भी इंटीजर हो जाए, आप कोई भी इंटीजर हो जाए आपका, ये है, ये होगा, यहाँ से सॉल्यूशन ये निकल के आएगा आपका। ठीक है दीदी, क्लियर है, क्लियर है आपको। हाँ चलिए, इसी तरीके से अगला जो फंक्शन होता है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, है ना, या फिर एफ ऑफ एक्स ना बोल करके इसको वाई इक्वल टू टेन एक्स बोलिए आप, है ना, वाई इक्वल टू टेन ऑफ एक्स। और इसके लिए भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू जीरो, या फिर 0,0 और 0,0, क्योंकि वो ये भी उसी से पास होगा। तो इसके लिए भी वही y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। अब इसका डेरिवेटिव अगर निकालें आप, तो y इक्वल टू कितना है, 10x। ओहो, 10x, तो यहाँ से अगर मैं निकालूं dx इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, अब x की जगह आप जीरो रख दीजिए, तो ये डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, ये 1 आ गया। तो ये कितना हो गया, y, ओहो, y माइनस जीरो इक्वल टू, ये भी वही आ गया 1 x माइनस जीरो। तो यहाँ से भी लाइन क्या आ गई मेरे पास, y इक्वल टू एक्स। इसका मतलब इसका ग्राफ देखिए आप, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, ये ग्राफ देखो इसका। अब आप, ये है, अलग पेन से बना देता हूँ, π/2, ये है -π/2, ठीक है। ये ग्राफ आता है इसका, ये कुछ ऐसा ऊपर ऐसा जाता है, सबको पता है, एसिम्प्टोटिकल इंक्रीज करता है, नीचे सिमिलरली ऐसा कुछ जाता है ना। अब अगर मैं इसके लिए y इक्वल टू एक्स लाइन खींचूँ, तो y इक्वल टू एक्स लाइन अगर मैं खींचूंगा तो वो कैसी आएगी, y इक्वल टू एक्स लाइन इसके नीचे आएगी, वो नीचे आएगी। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। मतलब इसके लिए क्या हुआ अब, कि x आपका, मतलब ये y इक्वल टू एक्स छोटा होता है हमेशा, 10x बड़ा होता है फॉर एवरी, जब x आपका पॉजिटिव है। मगर अगर x आपका नेगेटिव हो जाए, तो यही देखो, आप 10x आपका बड़ा हो गया, है ना। और इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड ऑफ 10x और मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ 10x हमेशा ये बड़ा होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r माइनस जीरो। इसका मतलब मॉड ऑफ x लेसर देन इक्वल टू मॉड ऑफ 10x, हमेशा इक्वलिटी होल्ड्स फॉर x इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू जीरो पे दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब, तो जो सारी की सारी कंडीशन वहां पर थी, मतलब 10x 10 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब 10 ऑफ आर्ग्यूमेंट इक्वल टू इट्स ऑन आर्ग्यूमेंट, ओनली एफ ऑफ एक्स ओनली फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो अभी जो मैंने ऊपर वाली कंडीशन के मैंने जो 3-4 सवाल कराए थे,
वो के वही सवाल इस पे भी वैलिड हो जाएंगे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्योंकि साइन थीटा और टेन थीटा दोनों एक साथ जीरो होते हैं। साइन थीटा और टेन थीटा एक ही साथ जीरो होते हैं दोनों, ठीक है ना? क्लियर है? इंपॉर्टेंट चीज है ये। चलिए अब देखिए अगला और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट देखिए, ये तो ठीक था, कभी कभार अगर कुछ सवाल ऐसे पूछ लिए जाए इसलिए मैंने बता दिया। हो सकता है कभी इक्वेशन आपको ऐसे दे दी जाए कुछ, मतलब टेन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू आपको बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो पक्की बात है कब होगा? जब एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो हो जाए। तो एक्स इक्वल टू कितना आता है इसका? टू और थ्री। ये तो जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि कभी अगर हो सकता है शायद ऐसी क्वेश्चन फंस जाए, है ना? अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। यस, एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, दो पॉइंट हो गए, साइन वाला, टेन वाला, और अब ये नेक्स्ट। सपोज अगर आपको ये कंडीशन गिवन है, ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एफ ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स। क्या मतलब होता है इसका? या फिर इसको दूसरा तरीका लिखने का, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स। इसको और इसको एक ही बात है, मतलब यहाँ पर एक्स की जगह हमने ए माइनस एक्स रख दिया है, या फिर एक्स माइनस ए रख दिया है। एक्स की जगह ए माइनस एक्स रख देंगे तो क्या होगा? रखो यहाँ पे ए प्लस एक्स माइनस ए, यहाँ रखो एक्स एक्स माइनस ए। अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है तो रखा जा सकता है फंक्शनल इक्वेशन में, तो इधर तो आर्ग्यूमेंट एक्स हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पे टू ए माइनस एक्स हो जाएगा। वही किया मैंने। तो यस, ये दोनों का मतलब तो सेम है। अब ये है समस्या, एक इनका मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब पता है तुमको? इस बात का मतलब देखो क्या होता है। इसका मतलब होता है कि एक फंक्शन, देखो कैसे इस बात का मतलब निकाला जाता है कि कोई फंक्शन है, ये है x इक्वल टू ए। अब x में ए आप x में सॉरी a में x आप जोड़ दो, x का होगा, इधर भी x की सारी वैल्यू ले सकता है, इधर भी ले सकता है। a में x आप जोड़ दो और a में से x आप घटा दो, मतलब जितना कदम इधर चलो और उतना कदम इधर चलो, फंक्शनल वैल्यू सेम है। इसका मतलब है ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट a। इसका मतलब है ग्राफ इज, आई बात समझ में, सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a। कुछ कुछ तो भी ऐसा, मतलब कैसा भी हो सकता है, जैसा इधर बनाओ वैसा ही एक्चुअली इधर बना दो बस, है ना? बहुत अच्छी से सिमेट्री, समझ में आई बात? हाँ। चलिए, ये मतलब होता है इस इक्वेशन का, याद रखना इसको। अब सर इसका क्या यूज है, ये आपने क्यों बताया? तो देखो क्यों बताया, मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, ये लो, x इक्वल टू ए से पास होती हो, ये सिमेट्रिक है ग्राफ। अब देखो लिमिट में यहाँ पर इसका क्या रूल है। अगर मेरे को कोई ये बोल दे, मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरे पास ये a है, ये मेरे पास b है, ये जितनी दूरी पर ये मेरे पास b है, सपोज ये यहाँ से r डिस्टेंस पर मेरे पास b है, और यहाँ से r डिस्टेंस पर ये दूसरा पॉइंट जो है वो मेरे पास c है, ये r है, r डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट मेरे पास c है, मतलब c और b इक्वी डिस्टेंस है a से। या फिर दूसरी भाषा में अगर बोला जाए, a इज द एरिथमेटिक मीन ऑफ b एंड c। वही बात है, वही तो बात है, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, ये तो मतलब होता है एरिथमेटिक मीन है। तो हाँ हाँ। अब यहाँ देखो, आप ग्राफ पर देखो इस चीज का मतलब, मैं फंक्शनल वैल्यू की बात करता हूँ। सपोज यहाँ पे होलो है, ये इधर थोड़ा हिसाब से बनता है ग्राफ, ये इधर ही है। तो मेरी बात सुनना बेटा, अगर मुझे कोई बोलता है कि लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ ऑफ एक्स, ये इक्वल टू एल्फा है, ध्यान देना, c प्लस की बात कर रहा हूँ, c माइनस इधर है, c प्लस इधर है। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस एफ ऑफ एक्स, ये भी अल्फा होगा। बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? बताओ बताओ। सही है ना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बशर्ते क्या होना, सी और बी और ए में रिलेशन क्या होना चाहिए कि b प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू ए, मतलब ए बी और सी, मतलब सॉरी ए नहीं, बी ए सी शुड बी इन ए पी, या फिर ए आपका बी और सी का एरिथमेटिक मीन होना चाहिए, या फिर बी और सी का मिड पॉइंट ए होना चाहिए। कैसे भी देख लो अब इस बात को, कैसे भी बोल सकता है वो
हो सकता है वो ये टर्म यूज कर ले कि a इज द एरिथमेटिक मीन ऑफ बी एंड सी, या फिर वो ये बोल दे बी ए सी इज इन ए पी, आर इन ए पी, या फिर वो ये भी बोल दे कि बी एंड सी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम है। कैसे भी बोला जा सकता है, कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो तो आप पकड़ लोगे इस चीज को। ये तो जनरल केस है आपका। इसका स्पेशल केस क्या बनता है, इवन फंक्शन का। इवन फंक्शन का कैसे, एक ही जगह जीरो हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। एक्चुअली होता क्या है ना, ये जो आया था ना हमारे पास ए प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स, इसी में ही अगर ए इक्वल टू जीरो लग देते ना, तो ये आपका इवन फंक्शन का केस बन जाता है। क्योंकि इवन फंक्शन खुद क्या होता है, वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, मतलब वाई इक्वल टू जीरो के अबाउट सिमेट्रिक होता है, या फिर सॉरी एक्स इक्वल टू जीरो के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना। इफ अगर ऐसा है तो फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, पहले तो फंक्शन इवन फंक्शन होगा, तो वो इवन फंक्शन बना देते हैं। ये लीजिए कुछ इधर ऐसा, ऐसा ही कुछ इधर सपोज ऐसा। तो अगर यहाँ मेरे पास ए है तो इधर इतना ही दूरी पर ये मेरे पास जो है वो बी है सपोज। मतलब क्या हो गया, a प्लस बी इक्वल टू जीरो, या फिर a इक्वल टू माइनस बी, बात तो वही है, या फिर b इक्वल टू माइनस है। मतलब या तो b की जगह में मतलब इधर है और इधर माइनस है, बात तो वही हुई ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स b प्लस या माइनस, क्या आएगा यहाँ पे, क्यों दे दी, a प्लस की बात कर रहा है तो b माइनस की बात होगी, प्लस की बात होगी, बताओ। माइनस की। माइनस की क्यों, a प्लस, ये a है ये इधर है, तो इस पर इधर से आना मतलब इस पर इधर से आना, तो ये इसके लिए तो a प्लस है, इसके लिए b माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखने वाला अच्छा केस है। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, इसके ऊपर आप आंसर कीजिएगा क्वेश्चंस। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये आपको इक्वल टू 5 दे रखा है। देन लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। क्या ये सही है, क्या ये सही है क्या, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसकी 0 पर राइट हैंड लिमिट जो है वो 5 है, तो उसका मतलब क्या है कि उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो 5 ही होगी। क्या ये बात सही है क्या। अगला क्वेश्चन आपको आंसर करना है इसको भी। इफ लिमिट ऑफ अच्छे से नहीं लिखा, ऑफ एन ऑड फंक्शन, if limit of an odd function existing at x equal to 0, then limiting value, ये नोट है एक्चुअली, limiting value must be 0। ये क्या, कौन सा, ये स्टेटमेंट सही है क्या, ये सही है क्या स्टेटमेंट, बताओ। सही है गलत है ये स्टेटमेंट सही है, क्यों सही है, अब इधर देखो, इवन फंक्शन बोला उसने, अब ये बोल रहा है कि 0 प्लस पे फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, 0 प्लस पे 5 मान के चलो 5 है, तो ग्राफ 5 पे कहीं से भी आया, मतलब इधर पे इधर की तरफ से 0 पर छोड़ो, क्या है 0 पर मुझे नहीं पता है ना। ग्राफ आपका 0 पर डिफाइंड, देखो लिमिटिंग वैल्यू का मतलब 0 पर डिफाइंड हो या ना हो कुछ नहीं पता, ये 0 पर हो लो। प्लस पे अगर बात करता हूँ तो ये 5 पर अप्रोच करता है, और तुम जानती हो इवन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब अगर इधर की बात करेंगे तो भी ये इधर से भी आपके पास 5 पर ही अप्रोच करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये दोनों इक्वल होंगी और ये 5 होंगी, और जब ये दोनों इक्वल हैं और 5 है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू 5 ही जस्ट होगी, बिल्कुल सही है, इक्वल टू
लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, ये 5 होगा, बिल्कुल सच है ये। समझ में आई बात? नहीं आई? हाँ नहीं, सही बताओ आई क्या नहीं आई? हाँ सर समझ आया। चलिए ये बताइए इसका मतलब क्या है, ये बताओ इसका मतलब क्या है। ये क्वेश्चन सही है क्या? ये बोल रहा है कि कोई एक ऑड फंक्शन है, मैं आंखें बंद करके कुछ भी ऑड फंक्शन बना रहा हूँ, कुछ भी ऑड फंक्शन, ये लीजिए कुछ ऐसा, और इसकी मिरर इमेज अपॉड, ये कुछ ये लोगो ऐसा, ये रहा जीरो। जीरो पे डिफाइंड हो या ना हो मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर मेरे पास जीरो प्लस पे अगर x इक्वल टू जीरो पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो x इक्वल टू जीरो पर अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये इधर से भी जीरो पर आना जरूरी है और इधर से भी जीरो पर आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऑड फंक्शन हमेशा आपका ओरिजिन से, तो मतलब ओरिजिन के x टेंडिंग टू जीरो के आसपास, तो हो सकता है x इक्वल टू जीरो पर होलो ले ले वो, मगर जीरो के आसपास तो वो आपका जो है वो अपोजिट कोऑर्डिनेट में जरूर जाएगा और उसकी लिमिट जो होगी वो जीरो। अगर ये आपके पास जीरो इधर से इधर की तरफ आ रहा है तो इधर को भी इसको इधर आना जरूरी है। मतलब इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है, इधर तो प्लस एच है इधर माइनस एच है। तो ये बात बिल्कुल सही होगी कि इस फंक्शन की राइट हैंड साइड वैल्यू जो है वो जीरो प्लस है और लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू है वो जीरो माइनस है। इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू तो जीरो होगी, पक्का है। यस, ये भी आपका जो फंक्शन है वो राइट है। क्वेश्चन सॉरी इसका जो आंसर है इसका, यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है, पूरी तरीके से ट्रू है ये स्टेटमेंट, याद रखना। ये चाहो तो नोट भी लगा लो उसके ऊपर, ये रिजल्ट होता है एक्चुअली। समझ में आई बात? समझ में आई बात? हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इफ लिमिट x टेंडिंग टू 9 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये 9 है, एंड लिमिट x टेंडिंग टू 4 एफ ऑफ एक्स, ये भी इक्वल टू 9 है, ठीक है। इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, मतलब अगर एक फंक्शन जो कि इवन फंक्शन है तो वो इस तरीके का बिहेवियर दिखा सकता है। मतलब आपकी 4 पर जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू है ये 4 प्लस है, 4 प्लस होगा ये, यस, ये 4 प्लस होगा ना, ये 4 प्लस होगा, ठीक है, और ये 4 होगा, ठीक है। तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी जो है वो नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? ग्राफ बना लेते हैं। ये x इक्वल टू 4 है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब आप एक भी ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन का ग्राफ नहीं बना सकते जो इस गिवन डेफिनेशन को ब्रेक करता हुआ हो। तो मैं आपके पास 4 पर ये 9 लेता हूं मैं यहाँ पे, 9, ये है 9, ये किया, तो मतलब ये 4 प्लस पे तो इधर से आ रहा है आपका ग्राफ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसकी जो लिमिट है एक्स टेंडिंग टू 4 के यहाँ पे 4 पर जो है इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 9 होनी जरूरी है अगर ये इवन फंक्शन है तो। मतलब चलिए मैं -4 भी बना देता हूँ, ये लीजिए -4 बना दिया। तो अभी तक तो मेरे पास ये हुआ है कि ये इधर से आएगा ऐसा। अच्छा 4 पे क्या है, 4 पे तो हमको नहीं पता, उसने तो 4 प्लस की बात करी है, इवन फंक्शन है तो ये बोल रहा है कि इसकी 4 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो 9 ही होगी, अदरवाइज ये इवन फंक्शन नहीं हो सकता। ये बात सही है क्या? क्यों दीदी, ये बात सही है क्या? जवाब दो, क्या ये बात सही है क्या कि अगर इस फंक्शन की x टेंडिंग टू 4 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो 9 ही होगी, कुछ और नहीं हो सकता? करो, रिप्लाई करो। हाँ बोलो, बताओ क्या सही है गलत है? बोलो सही है या गलत है ये स्टेटमेंट? हाँ ना। सही है। चलिए, मतलब कहने का आपका मतलब है 4 प्लस पे अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू 9 हो रही है, जैसा कि ये दिख रहा है यहाँ पे 4 प्लस पे लिमिटिंग वैल्यू 9 पे अप्रोच कर रहा है, तो फिर 4 पर इसकी जो लिमिटिंग 4 पर जो है मतलब इसकी LHL भी 9 ही होगी। अच्छा ये लो, ये हुआ, हो लो, तो ये इधर भी कुछ कुछ ऐसा ये होगा। मैं बोलता हूँ ये कोई और नंबर है से, ये मैं बोलता हूँ 5 है। अब बताओ क्या ये इवन फंक्शन नहीं है क्या? पहले तो ये बताओ क्या ये इवन फंक्शन नहीं है क्या? क्या ये y इक्वल टू एक्स मतलब है y एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है क्या? बताओ क्या ये इवन फंक्शन नहीं है? है
इवन फंक्शन है क्या इसकी हाँ है। x इक्वल टू 4 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसकी? क्या है इसकी x इक्वल टू 4 पे लिमिट एग्जिस्ट? नहीं तो फिर तुमको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है ये? फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स। थोड़ा दिमाग खोल के काम करो, ठीक है दीदी? तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम समझ नहीं रही हो उसको। फॉल्स स्टेटमेंट, कोई जरूरी नहीं है ऐसा होना। क्लियर है बात? हाँ चलिए लेट्स चेक व्हाट अनदर क्वेश्चन सेज। अनदर क्वेश्चन, चलिए नई चीज पढ़ाते हैं आज आपको, सैंडविच थ्योरम। ये बोर्ड में है क्या आपके? ये बोर्ड नहीं में है? चलिए तो देख लेते हैं इसका मतलब। इसका मतलब होता है, सपोज ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ले रहा हूँ उसका, कि मेरे पास कोई दो फंक्शन है, एक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एक है जी ऑफ एक्स। मैं बोलता हूँ कि एफ ऑफ एक्स हमेशा जी ऑफ एक्स से बड़ा है, मतलब इसका ग्राफ, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हमेशा जी ऑफ एक्स के ऊपर ही रहेगा। तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ पहले। सपोज ये मेरा ओरिजिन है, तो पहले मैं एफ ऑफ एक्स बना लेता हूँ। सपोज ये मेरा कोई एफ ऑफ एक्स है, ये इधर लिया जीरो, ये कोई भी, ये x इक्वल टू जीरो नहीं है, x इक्वल टू ए कुछ भी हो सकता है, ओरिजिन कहीं होगा आसपास, हमको उससे मतलब नहीं है। ये ऐसा, ये होलो ले रहा है यहाँ पे ना, मैं जी ऑफ एक्स भी बना देता हूँ। सपोज ये कहीं मेरा जी ऑफ एक्स है इधर, ये भी होलो ले रहा है, ये इधर ऐसे आ गया, मतलब ये है मेरे पास y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और ये जो रेड है ये है मेरे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना? अब ये दोनों अपने अपने नंबर जो लेते हैं, सपोज ये होलो है यहाँ पे x इक्वल टू ए पर होलो है, तो एफ ऑफ एक्स तो ये वैल्यू ले लेता है। और रही बात जी ऑफ एक्स की, तो जी ऑफ एक्स कहाँ लेगा? इसके नीचे ही कहीं लेगा, ये वैल्यू ले लेता है। अब मेरे पास कोई तीसरा फंक्शन है, तीसरा कोई फंक्शन है, वो मैं बोलता हूँ तीसरा फंक्शन इसके बीच में से कहीं आ रहा है, ये आता है। मतलब कुछ कुल मिलाकर के सीन कुछ ऐसा है, ये मैं इसको देता हूँ y इक्वल टू एच ऑफ एक्स। सीन कुछ ऐसा है कि एफ ऑफ एक्स तो हमेशा बड़ा है एच ऑफ एक्स से, और ये जी ऑफ एक्स जो है इससे छोटा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एच ऑफ एक्स तो है जो आपका सैंडविच हो गया दोनों फंक्शन के बीच में। अब इसका फायदा क्या सर होगा? हाँ बोलिए। सर आपके